हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी कि मसनवी का आगाज और इर्तिका कहाँ से हुआ, किस दौर में कौन सी किताबें लिखी गई, ये सारी चीजें हमने तफसील से पढ़ी जो इम्तिहान के लिए निहायत अहम और निहायत मुफीद है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, एक दौर है कुतुब शाही दौर, जिसने उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ में बड़ा ही खिदमत अंजाम दिया है। तो देखिए इसका दौरानिया बयान कर रहे हैं 1495 1690, 1495 1690, ये आपको याद कर लें। कुतुब शाही दौर का ये दौरानिया है। गोलकंडा में कुतुब शाही हुकूमत 1508 से 1686 तक कायम रही। एक बात अभी यहाँ बात साफ हो गई कि गोलकंडा में कब से कब तक कायम रही, तो 1508 से लेकर 1686 तक कायम रही। गोलकंडा का इलाका हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और मौजूदा महाराष्ट्र के बाद इलाकों पर मुश्तमिल था। यहाँ के कुतुब शाही हुकूमत और दिल्ली की मुगल सल्तनत में नस्ली और तहजीबी यगांगत दिखाई देती है। इत्तेफाक से दोनों के इस्तेहकाम का ज़माना भी एक था। अकबर की तरह इब्राहिम और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने भी मकामी सतह पर तहजीबी यगांगत और बाहमी रवाबित को फ़रोग देने की कोशिश की। ठीक है, एक सवाल यह आएगा कि कुतुब शाही हुकूमत के ज़माने में दूसरी जानिब कौन सी हुकूमत कायम थी? तो मुगल सल्तनत कौन कायम थी? दिल्ली की मुगल सल्तनत थी और दक्कन की कुतुब शाही। इत्तेफाक से दोनों का ज़माना एक था। जब दो का ज़माना एक होता है, जब दो एक होते हैं तो दो की तहजीब एक हो जाती है। चलिए आगे बढ़िए। गोलकंडा के अदबी ज़खीरे बीजापुर की अदबी रिवायत में एक नई जिहत का इजाफा किया। यह जिहत इश्क व इबादत की है। इस दौर में भी शायरों और अदीबों के कई नाम मिलते हैं, जिनमें से चंद अहम नाम ये हैं: महमूद, फिरोज, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, असदुल्लाह वजही, अब्दुल्ला कुतुब शाह, गवासी, इब्न नशाती और काजी महमूद बहरी। काजी महमूद बहरी हैं। ये आपको जहन में रखना है कि महमूद फिरोज का ताल्लुक कहाँ से, किस हुकूमत से, किस हुकूमत से? गोलकंडा से है। और कुली कुतुब शाह, असदुल्लाह वजही, अब्दुल्ला कुतुब शाह, गवासी, इब्न नशाती, काजी महमूद बहरी, इन सब का ताल्लुक कहाँ से? तो गोलकंडा से है। अब यहाँ से आ जाइए। चलिए आप में से कोई बुलंद आवाज से पढ़िए, या आपको सिर्फ सिखाने की वजह से मैं कह रहा हूँ, वरना मैं खुद पढ़ता पूरा। जल्दी कीजिए, कोई एक आदमी पढ़िए बुलंद आवाज से। जी सर। महमूद कुतुब शाही हुकूमत के इब्तदाई जमाने के शायर थे। उनका जिक्र वजही और मोहम्मद कुली ने एहतराम के फिर से साथ कीजिए, किया दो है। आदमी साथ महमूद साथ की पढ़ रहे हैं। गजलें, मरसिये और बाइक बंद कीजिए। ये तहजीब का एक हिस्सा है और इल्म का बड़ा ही अहम हिस्सा है कि अगर आपका साथी या आपका दोस्त कोई पढ़े तो आप खुद से खुद ब खुद चुप हो जाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको सीखिए। पर कोई एक आदमी शुरू करे, दूसरा बिल्कुल खुद से खामोश हो जाए और सोचे और देखे कि फला आदमी कैसे पढ़ रहा है और किस तरह से तलफ़ुज़ कराए। चलिए फिर से पढ़िए यहाँ से, क्योंकि दो आदमी कई लाइन पढ़ ली साथ में, मैं किसको चुप कराता। पढ़िए कोई एक आदमी यहाँ से, फिर से महमूद से, जल्दी से पढ़िए। सर एक सवाल है। सर एक मिनट, एक सवाल है। सवाल ये है कि जैसे आप बोलते हैं, अगर तुरंत शुरू नहीं किया जाता है तो उस बात पे भी ये होता है। जैसे आप बोले तो हम तुरंत शुरू कर दिए थे, तो क्या मतलब? जैसे आप बोलते हैं तो 1-2 मिनट वेट करना चाहिए? बिल्कुल वेट नहीं करने की जरूरत है, आप शुरू कीजिए, लेकिन उस शुरू के क्योंकि अब तक जो दौरान मेरा ये शुरू से तरीका उस शुरू के दौरान भी ये देखना है, खुद को देखना है कि क्या मैंने पहले शुरू की, ये वाकया मेरे साथ जितने हुआ होगा आपके साथ नहीं हुआ होगा। क्योंकि मैं मदरसे से भी पढ़ा हूँ और यूनिवर्सिटी में भी। मैं ऐसा जब मैं शुरू कर देता चुपता नहीं था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ऐसे तालब इल्म के अंदर ही होनी चाहिए बात। मैं फ़ौरन तैयार था, बिस्मिल्लाह। अब ये बिस्मिल्लाह मेरी ज़ुबान पर इस कदर जो है कि मतलब रट गया था। यहाँ भी पढ़ता था, सर कहते थे कि कुरान पढ़ रहे हो का, कुछ भी पढ़ते हो बिस्मिल्लाह कर देते हो। पहले इस दिमाग में, ये अच्छी बात है अगर आप शुरू कर रहे हैं तो। इसमें थोड़ा सा ये ख्याल करना है कि अगर कोई साथी पढ़ रहा है तो खामोश हो जाए और मुंह का फ़ौरन मिले, फ़ौरन सबकत कर जाना है। ये सबकत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एहतरामन अगर कोई शुरू कर दिया है तो खामोश हो जाए। ये अपने ऊपर है, ये हालात के ऊपर है। देख लीजिए, किसी एक को, इसलिए मैंने किसी एक का नाम रखकर नहीं छुपाया। खुशी इस बात को है कि आपने शुरू किया, लेकिन इसमें एक तरीका यह है कि अगर कोई साथी पढ़ रहा है तो खामोश हो जाए। चलिए पढ़िए। पढ़ूं सर? कोई एक आदमी पढ़िए जो भी जी पढ़ ले। सर।
महमूद कुतुबशाही हुकूमत के इब्तदाई ज़माने के शायर थे। उनका ज़िक्र वजी और मोहम्मद कुली ने एहतराम के साथ किया है। महमूद की ग़ज़लें, मरसिये, दोहे मुख्तलिफ ब्याज़ों में मिलते हैं। उनकी ग़ज़लों में फ़ारसी और मकामी ज़बान की लफ्ज़ियात का खुशगवार इम्तिज़ाज मिलता है, जो बाद में आने वाले शोरा के लिए ग़ज़ल के मैदान में नई राहें हमवार करने में काफी मददगार साबित हुआ। बस फिरोज ये सवाल, रुक जाइए, ये सवाल आ चुका है कि महमूद और फिरोज का ताल्लुक किस बादशाह से है या किस दौर हुकूमत से है। इसका सही जवाब क्या है? कुतुब शाही। कमेंट करने की कोशिश कीजिए, कुतुब शाही। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कर रहे हैं कि वो कौन से असातिज़ा शुअरा में है जिनका जिक्र खुद वजही ने किया और कुल्ली शाह ने उनका एहतराम क्या कहा, उनका जिक्र वजही ने और मोहम्मद कुल्ली ने एहतराम के साथ किया है। यानी मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह ने उनका एहतराम किया है और वजही ने जिक्र किया। उन्होंने क्या कहा था, महमूद और फिरोज होते तो मेरे शेर के और मेरे गज़लों को ज़्यादा शोहरत मिलती। ये महमूद हैं। चलिए पढ़िए आगे अब। फिरोज, उनका नाम कुतुबुद्दीन या कुतुबुद्दीन कादरी था। उनका शुमार बेदरी के मशहूर शायरों और गोलगंडा के बड़े उस्तातिज़ा में होता है। उस्ताज़दा नहीं, उनकी असातिज़ा। मशहूर असातिज़ा में होता है। उनकी मशहूर तसनीफ पुरतनामा है, जिसमें उन्होंने अपने क्या सर परतनामा। परत पड़तनामा है जिसमें उन पड़तनामा है जिसमें इन्होंने अपने क्या है पेरो पीरो मुर्शिद मुर्शिद। की तारीफ पीरो मुर्शिद की तारीफ व तौसीफ की है। उनका तर्ज बयान रवा और बेसाख्ता है। बस अब कह रहे हैं फिरोज का नाम क्या है। एक सवाल ये बनेगा कि फिरोज का नाम था कुतुबुद्दीन, ये याद होना चाहिए। तो फिरोज कहाँ कहाँ, कुतुबुद्दीन कोई लगाव नहीं, लेकिन नाम असल क्या है, कुतुबुद्दीन। और आपका शुमार कहाँ होता है, तो कह रहे हैं कि बीदर के मशहूर शायरों में होता है। कहाँ होता है, बीदर के मशहूर शायरों में होता है और गोलकंडा के बड़े असातिज़ा शायरों में होता है। और इनकी तस्नीफ कौन सी है, परतनामा। अच्छा, इस परतनामा में मौजू क्या कर रहे हैं, अपने पीरो मुर्शिद की तारीफ और तौसीफ की, यानी अपने असातिज़ा की तारीफ की, जिनसे इन्होंने फायदा उठाया था, जिनसे पढ़ने की कोशिश की थी, उनके हालात और उनके औसाफ को बयान करने की इसमें कोशिश की है। ये है फिरोज। चलिए कोई और पढ़िए आप। सर हम पढ़ते हैं। पढ़िए। मुल्ला वजही 1562 और 1659 इनका नाम असदुल्ला था। इनके आबा अजदाद खुरासान से आकर दक्कन में बस गए थे। वजी वहीं पैदा हुए। इन्होंने कुतुब शाही खानदान के 4 बादशाहों का जमाना देखा। वो फारसी और दक्कनी दोनों में महारत रखते थे। कुतुब मुश्तरी इनकी मशहूर मसनवी है, जिसमें इन्होंने कुली कुतुब शाह और मुश्तरी के इश्क की दास्तान बयान की है। ये मसनवी अंदाज बयान, तशबीहात और इस्तियारात और तासीर की वजह से अपनी मिसाल आप है। वजी की नसरी तसनीफ सबरस उर्दू की पहली नसरी दास्तान है, जो 1635 में लिखी गई। इसका मौजू तसव्वुफ और उसलूब तमसीली है। बस ये अपने आप में सब सवाल है। मैं बताता हूँ कैसे सवाल बने भी हैं। 2013 के पेपर में ये आया हो चुका भी। नंबर 1 करें, मुल्ला वाजिही। ये सवाल कैसे आएगा, दक्कन का कौन सा शायर था जिसका नाम असदुल्ला था। तो असदुल्ला गालिब का भी नाम था ही, लेकिन दक्कन का जब नाम लेगा तो मुल्ला वाजिही नाम आएगा। और कहाँ से लोग आए थे, तो इनके आबा व अजदाद खुरासान से आकर दक्कन में वाबस्ता हो गए थे या बस गए थे। वजह की पैदाइश क्या है, तो वजह की पैदाइश को आप कमेंट कीजिए सब लोग, ताकि याद हो जाए। 1562 1659 सब लोग कमेंट कीजिए, कोई बाकी नहीं रहे, इससे आपको याद हो जाएगा चीज़ें। वह फारसी और दक्कनी दोनों जुबानें महारत रखते थे, ये रख लीजिए। अब ये ऑप्शन होगा यहाँ फारसी और उर्दू, फारसी और ब्रज भाषा, या ब्रज भाषा और दक्कनी। तो आपको ये जहन नशी होनी चाहिए कि फारसी और दक्कनी इसका सही जवाब होगा। ये कह दिया जाए कि मुल्ला वाजही को किन जुबानों में महारत हासिल थी, तो कौन कौन सुनेगा होगा, फारसी और दक्कनी। चूंकि फारसी के साथ क्या लिखा रहेगा, फारसी के साथ उर्दू लिखा रहेगा, तो उर्दू में आपको नहीं जाना है।
इस तरफ फारसी के साथ ब्रज भाषा रहेगा, उस पर नहीं जाना है, बल्कि कहाँ जाना है, फारसी और उर्दू पर। आगे आ जाइए, जिसमें उन्होंने कुल्ली कुतुब शाह और मुश्तरी के इश्क की दास्तान बयान की है। अब उनकी एक मशहूर किताब है, कौन सी किताब है, कुतुब मुश्तरी। अब कुतुब मुश्तरी में किस चीज को बयान किया है, तो कह रहे हैं कुल्ली कुतुब शाह और मुश्तरी के इश्क, कुल्ली कुतुब शाह और मुश्तरी के इश्क को बयान किया है दास्तान की सूरत में। और ये मसनवी अंदाज़े बयां, तशबीहात और इस्तियारात और तासीर की वजह से अपनी मिसाल आप बन गई। ये बात खत्म हो गई। अब यहाँ है वजी की नसरी तसनीफ, सबरस उर्दू की पहली नसरी दास्तान है। सबरस उर्दू की पहली नसरी दास्तान, इसको याद कर लेना है, जो 1635 में लिखी गई। इसका मौजू तसव्वुफ और उसलूब तमसीली है। मौजू कौन है, तसव्वुफ है। अच्छा, एक बात तसव्वुफ है, लेकिन ऊपर का इश्क की बात बयान की जाती है। तो एक बड़े माहिर अदीब हैं नसीरुद्दीन हाशमी, उन्होंने कहा भी है, इन्होंने तमसीलात के ज़रिए और माफौकुल फितरत अनासिर के ज़रिए तसव्वुफ को समझाने की कोशिश की है। तो कौल किसका है, नसीरुद्दीन हाशमी की है। चलिए आगे पढ़िए आप। कुली कुतुब शाह 1565-1611 उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर मोहम्मद कुली कुतुब शाह मानी कुतुब शाही खानदान के 5वें हुक्मरान थे। वो मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर के हम असर और हैदराबाद शहर के असर बानी थे। नहीं, हम असर, 47 साल हम असर हम असर। और हैदराबाद शहर के बानी थे। अच्छा, आप तो 47 साल की हैदराबाद से उम्र हो में ना, इनका इंतकाल हुआ। आप तो हैदराबाद से जी हो, सर। अब थोड़ा हैदराबादी की तरफ पढ़ो। जी सर। कुली कुतुब शाह का उर्दू कुलियात 50,000 अशार पर मुश्तमिल है, जिसमें सभी सभी असनाफ के नमूने मौजूद हैं। इन्होंने उर्दू शायरी को ईरानी शायरी के रंगो आहंग से रोशनास कराया और इसमें हिंदुस्तानी फ़िक्र एहसासात और तहजीब व माशरत की अक्कासी की। इन दोनों हैसियतों से कुली कुतुब शाह का कलाम संग मेल की हैसियत रखता है। कुली कुतुब शाह नातिया क्या है सर, नात नायका। नायिका भेद और श्रृंगार रस के नजाकतों से वाकिफ थे। इन्होंने औरत को हर रूप में पेश किया। फारसी तलमीहात के साथ साथ हिंदू देवमाला और हिंदुस्तानी तलमीहात और इस्तियारात से भी खूब इस्तेमाल किए। बस अब देखिए, कुल्ली कुतुब शाह के बारे में बता रहे हैं कि पैदाइश है 1600, नहीं वफात है 1600, 1565, 1611। सब लोग कमेंट कीजिए, सब लोग, कोई बाकी नहीं रहे, एक तरफ से सब लोग कमेंट कीजिए। कुल्ली कुतुब शाह की पैदाइश 1565, वफात 1611। उर्दू के पहले साहबे दीवान शायर मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह। दो सवाल इसमें हो गए, एक तो पैदाइश वफात, दूसरा उर्दू के पहले साहब दीवान शायर, दो सवाल, तीसरा मानी, तो खलूस क्या था, मानी। चौथा सवाल क्या है, कुतुब शाही खानदान के 5वें हुक्मरान थे। कौन से हुक्मरान थे, 5वें हुक्मरान थे। वो मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के हम असर और शार हैदराबाद के बानी थे। मुगल बादशाह में किसके हम असर थे, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, यानी अकबर का नाम क्या है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, और शहर हैदराबाद के बानी थे। वो 47 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। कुल्ली कुतुब शाह का उर्दू कुल्लियात 50,000 अशार पर मुश्तमिल है, ये भी याद रख लीजिएगा, जिसमें सभी असनाफ के नमूने मौजूद हैं। उन्होंने उर्दू शायरी को ईरानी शायरी के रंगो आहंग से आशनास कराई। वाह। अब ये सवाल बनेगा कि दक्कन में कौन सा अदीब ने या किस अदीब ने उर्दू शायरी को ईरानी शायरी के रंगो आहंग से रोशनास कराया, कमेंट कीजिए फौरन। कुल्ली कुतुब शाह, और इसमें हिंदुस्तानी फ़िक्र एहसास और तहजीब व माशरत की अक्कासी की। इन दोनों हैसियतों से मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह का कलाम संग मील की हैसियत रखता है। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, शाह नायका भेद और श्रृंगार रस, ये दो अहम समझ लीजिए कि नज़ाकत है या चाल कह लीजिए, या उसको क्या कहें, उसलूब तो नहीं कह सकते, रंगो आहंग कहिए, ये कुछ और भी नाम दे सकते हैं, जो ख़ास थी। तो इन दोनों के भेद से बखूबी वाकिफ़ थे, जो औरतों के लिए ख़ास थी। उन्होंने औरतों के संवरने के कुछ नाम हैं, जिससे औरतें संवरती हैं, उनके नाम है, कुछ स्टाइल कह लीजिए, जो ज़माने में होता है ना, मुंह में लगाने का अलग होता है, अब पता नहीं क्या क्या चल गया, दुनिया भर का नाम अलग अलग है, मुझे तो सब मालूम नहीं है, उर्दू स्टाइल है। तो उन्होंने कहा कि औरत को हर रूप में पेश किया, यानी हर तरीके से पेश किया,
अच्छा, ये बात तो हो गई। आखिर में क्या कर रहे हैं कि फारसी तलमीहात के साथ साथ हिंदू देवमाला और हिंदुस्तानी तलमीहात ये लगाकर पूछ लेगा सिफत के साथ कि कौन सा ऐसा अदीब है जो फारसी तलमीहात के साथ साथ हिंदू देवमाला और हिंदुस्तानी तलमीहात को पेश किया है। बोलिए। कुल्ली कुतुब शाह। कौन? कुल्ली कुतुब शाह। चलिए कोई और पढ़िए यहाँ से। अब्दुल्ला एक आदमी पढ़िए कोई। अब्दुल्ला कुतुब शाह, उन्होंने अपने नाना मोहम्मद कुली कुतुब शाह की अदबी रवायत को आगे बढ़ाने के में अहम किरदार अदा किया है। वो फनो लतीफ़ा और शेरो फुनूने अदब में लतीफ़ा, सरपरस्ती के फुनूने साथ साथ लतीफ़ा, फुनूने लतीफ़ा। उन्होंने लतीफ़ा और शोर अदब के सरपरस्ती के साथ साथ उन्होंने भी शायरी में कमाल दिखाया है। इनके कलाम में रग नग के महफिलों को खूबसूरत अक्कासी मिलती है। बस। अक्कासी मिलती है। अब्दुल्लाह कुतुब शाह, माइक बंद कर लीजिए। अब्दुल्लाह कुतुब शाह। अच्छा, उन्होंने अपना नाम नाना मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अब इससे पता चला कि अब्दुल्लाह कुतुब शाह और मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरमियान कौन सा रिश्ता है। मैं थोड़ा लेट में आऊंगा, पढ़ा रहा हूँ अभी, मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में। सलाम। अब्दुल्लाह कुतुब शाह, ठीक है। और जी बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं, आवाज आ रही थी किसी की। अब्दुल्लाह कुतुब शाह और नाना मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है। अभी आपको इल्म हो गया कि अब्दुल्लाह कुतुब शाह में और जो है कि नाना कुली कुतुब शाह में क्या रिश्ता है, ये पूछा जा सकता है कभी भी, क्योंकि दखनियात से इस तरह के सवाल आते हैं। नाना नवासा, वाह, ठीक है। हमारे नाना तो चले गए दुनिया से, नानी की तबीयत खराब है, आप लोग दुआ कीजिएगा। चलिए, फुनून लतीफ़ा और शेर अदब की सरपरस्ती के साथ साथ उन्होंने भी शायरी में कमाल दिखाया। उनके कलाम में राग रंग की महफिलों की खूबसूरत अक्कासी मिलती है। राग रंग पढ़ लीजिए। जी। गव्वासी कुतुब शाही दौर के अहम शायर थे। सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने उन्हें मुल्कुल शोरा का खिताब अता किया था। वो मुल्कुस नहीं सफीर के पढ़े, अहदे पर मलिकुस फाइज पढ़िए। रहे थे। इत्मीनान से पढ़िए, इत्मीनान से। मुल्को नहीं, मलिकुस शुआरा। जी। क्या होता है लफ्ज? मुल्कुल शोरा। फिर से पढ़िए मुल्कुल यहाँ से। शोरा का खिताब अता किया। मुल्क नहीं, मुल्क का मतलब मुल्क फरिश्ता हो अच्छा जाता ठीक है। है। मलक का मतलब फरिश्ता और मुल्क का मलिकुल मतलब शोरा। मुल्क हो जाएगा। देखिए, अच्छा बता रहा हूँ, देखिए, मुल्क, मिल्क, मलक, ये सब के अपने अपने आप में माना है। मुल्क मतलब देश, वतन। मिल्क मिल्क मतलब दूध। मलक मतलब फरिश्ता। चलिए पढ़िए आप। मलिकुल शोरा। हाँ, मलिक शोरा। अब तर्जुमा का मलिक शोरा मतलब, मलिक मतलब सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान का माना आ जाएगा। चलिए। गव्वासी कुतुब शाही दौर के अहम शायर थे। हम्म सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने उन्हें मलिकुल शोरा का खिताब अता किया था। वो हम्म सफीर के अहदे पर फाइज रहे थे। उनके हम्म 3 मसनावियाँ मीना सतवंती, सैफुल हम्म मुल्क बदीउल जमाल और हम्म तोती नामा बहुत मशहूर हुई। गजल, कशीदे, रुबाई और मरसिये पर मुश्तमिल उनका दीवान भी मौजूद है। हुस्न व इश्क के मौजू उनका खास मैदान है। गवासी की 3 मसनवियाँ इश्क इश्किया हैं, लेकिन हम्म इसके किस्से मुख्तलिफ अंदाज में बयान हुए हैं। उन किस्सों के पिछले इखलाक और मुआसरत के आईने व अदब भी तमसीली पेराए में नज़म किए गए हैं। ज़बान व बयान के एतबार से भी गवासी ने अपनी इनफरादियत कायम की है। बस नज्म का है, नज्म, नज्म नहीं, नज्म। यहाँ देखिए, गौवासी, ठीक है। एक सवाल ये आएगा, गौवासी किस ओहदे पर फायज थे? सफ़ीर के ओहदे पर। जाहिर सी बात है, घर में कई लोग होते हैं, कुछ लोग बाहर रहते हैं, कुछ लोग काम रहता है खेती बाड़ी देखने का। इसी तरह सल्तनत में कई लोग होते हैं, जिसमें से हिंदुस्तानी के देख लीजिए, कुछ लोग विदेश में मंत्री हैं, कुछ लोग रंग बिरंग के मंत्री हैं। पैसे के मंत्री अलग हैं और ज़मीन के मंत्री अलग हैं, किसान के मंत्री अलग हैं। तो इसी तरह इनका काम था, सफ़ीर के ओहदे पर फायज थे, इसके वह मंत्री थे, इसके वजीर थे। अच्छा, इनकी कितनी मसनवियाँ हैं? 3 है। सैफुल मुल्क व बदीउल जमाल की कोई तारीख बताएगा आप में से? तारीख याद होगी। 1600
24, 25, 26, 29। चलिए, तोतीनामा भी है, सैफुल मुल्क और तर्जुमा मीना सतवंती। 19 तोतीनामा 1631 1639 है तोतीनामा। ये 31 है। 39 है शायद, 31 है, बताइएगा हमको, हम लिख रहे हैं लेकिन 39 लिखा है। कमेंट कीजिए, कमेंट प्लीज, ये 30। कमेंट प्लीज। ठीक है 39 जी। मेरे इल्म के मुताबिक भी अभी 39 है, अगर कोई नई तहकीक है तो हमें बता सकते हैं, हम उसको जरूर देखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। 39 सही है। हाँ, मीना सतवंती, सैफुल मुल्क और बदिउल जमा, तोतीनामा। ठीक है, ये तीन। ठीक है, गवासी के 3 मसनवियाँ इश्कियाँ हैं, लेकिन इश्किया किससे मुख्तलिफ अंदाज में बयान हुए हैं। इन किस्सों के पीछे अखलाक और मुआशरत के आइन व आदाब भी तमसीली पैराए में नज्म किए गए हैं। जुबान व बयान के एतबार से भी गवासी ने अपनी इनफरादियत कायम की है। चलिए अब कोई और पढ़िए। अच्छा, गवासी का ताल्लुक किससे है? अब्दुल्लाह कुतुब शाह। किससे है? अब्दुल्लाह कुतुब शाह से। ये याद रख लीजिएगा आप। किस दौर से? अब्दुल्लाह कुतुब शाह से। किस ओहदे फायज थे? सफीर को ओहदे फायज थे। कितनी मसनवियाँ हैं? 3, वो आपको मालूम हो गया। अब आगे चलिए, इब्न नशाती को पढ़िए फौरन। इब्न निशाती, इनका नाम शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन था। वह अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार से वाबस्ता थे। उनकी मसनवी फूल बन बहुत मशहूर हुई। फूल बन फारसी अब्दुल रब किस्सा क्लास में है, बसातीनुल अब्दुल इंस रब। का दक्कनी तर्जुमा। इसमें ये देखो, ये एक सवाल ही आया है, फंसा हुआ था। इब्न नशाती का ताल्लुक किससे है? यही सवाल था, कौन था? दूसरा था। जी, दरबार से वाबस्ता है, लेकिन वहाँ सवाल था कि कौन, मतलब किनके दरबार से मलिकुश शोरा थे, किनके दरबार के, तो दरबार के ये मलिकुश तो शोरा करेक्ट लफ्ज था। हवासी चलो, थे। फिर तुम्हारा ही सही है। आंसर तो ही सही था ना अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है, चलिए। वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार से वाबस्ता थे। उनकी मसनवी फूल बन बहुत मशहूर हुई। फूल बन फारसी किस्सा बसातीनुल इंस का दक्कनी तर्जुमा है। इसमें अब्दुल्ला कुतुब शाह की मदह में भी अशार लिखे गए। निशाती की यह मसनवी लफ्जी और मानवी खूबियों से पूर है। बस। अच्छा, इब्न नशाती का यहाँ जिक्र है, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ हमें थोड़ा और कुछ देखना चाहिए का, ताकि ये झंझट खत्म हो जाता। खैर, देखिए इसको, फिर एक क्लास और लेते हैं, और एक क्लास लेते हैं अभी खाना खाने के बाद, जब लोग फ्री होकर आएंगे तो। और जो चीज़ें यहाँ मिल रहा है उसको रख लीजिए, जो चीज़ें यहाँ नहीं मिलेंगी उसको गाइड से लेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? बोली जल्दी। ठीक है, तो अभी देख लीजिए इसको। इब्न शादी का नाम क्या है? शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन। शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन। वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार से वाबस्ता थे। ये बात भी खत्म हो गई, 2 चीज़ आपको याद हो गई। मसनवी फूल बन बहुत मशहूर हुई। बसातिनुल इंस का दक्कनी तर्जमा है। अब एक सवाल ये बनेगा कि मसनवी जो फूल बने, वह जो है कि तर्जुमा है या माखूज है, दोनों बातें की होती है, और या तबाजाद है। तबाजाद नहीं है। तबाजाद इसलिए नहीं है कि उनकी तख्लीक नहीं है, बल्कि तर्जुमा है, दूसरे से माखूज है। तो ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए। ठीक है, दक्कन से। दक्कनी की कौन सी किताब है जिससे तर्जुमा है? तो बसातीनुल इंस। इसमें अब्दुल्ला कुतुब शाह की मदह में अशार लिखे गए। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कितने अशार लिखे गए अब्दुल्ला कुतुब शाह की मदह में? 39। ठीक है, या 38, 39 सही है। नशाती। 39। ठीक है, नशाती की ये मसनवी लफ्जी और मानवी खूबों से पूरे। ये बिल्कुल मतलब मुख्तसर में दिया है, लेकिन थोड़ा हम और पढ़ेंगे अभी दूसरी क्लास में। बहरी 38 है ना? आवाज नहीं आ रही है यार, क्या तमाशा है? आ रही है? नहीं आ रही? जल्दी, आवाज नहीं आ रही है। सबको नहीं आ रही है? क्लियर नहीं, पहले क्लियर थी ना?
अब बोलिए तो। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो अब ये देखिए ना, रिप्रेजेंट को होगा कैसे? दिख रहा था। दिख रहा था? मैं ऐसे करना चाहूँगा, दिखाई नहीं, दिख रहा नहीं। अब मुझसे कोई मैसेज कीजिएगा, हमें पढ़ाने के बाद हमें पर्सनल पर हमें स्टेन मंगाना है, अभी ऑर्डर करेंगे। लगता है स्टेन को जैसे गर्म हो जा रहा है, इसकी दिक्कत हो रही है। खैर, बाहरी को पढ़िए आप में से कोई, जी सर। पढ़िए। बहरी वफात 1717। इनका नाम काजी महमूद और तखल्लुस बहरी था। वो एक मारूफ सूफी बुजुर्ग थे। मन लगन इनकी मशहूर मसनवी है। इसमें तसव्वुफ के मज़ामीन दिलनशी हिकायतों की सूरत में बयान किए गए हैं। जबान व बयान के एतबार से मन लगन बुलंद पाया मसनवी है। इनकी दूसरी मसनवी जो है भंग आबनामा भी मौजूद है। बहरी ने गजलें भी लिखी हैं जिनमें शगुफ्तगी, रवानी और बेसाख्तगी पाई जाती है। दक्कन में उर्दू अदब की जो रिवायत आदिल शाही और कुतुब शाही दौर में कायम हुई, इन हुकूमतों के खात्मे के बाद इनमें मजीद तरक्की हुई और दो बड़े नाम वली और सिराज सामने आए, जिनसे दक्कन और शुमाल की तफरीक खत्म हो गई। ठीक है, अब ये देखिए, बाहरी बाहरी को वफात कब है? 1717। अगर आप होशियार होंगे, दिलचस्पी लेते होंगे कि हम आगे नंबर ज़्यादा लाना, ज़्यादा मालूमात नहीं है, तो अगर इनकी वफात यहाँ जिक्र है तो आप पैदाइश भी खोज लेंगे क्लास के बाद कि पैदाइश क्या हो सकती है। चलिए, मैं क्लास के बाद आपको पूछूंगा आने के बाद कि पैदाइश क्या है, बाहरी की पूछूंगा सबसे, देखता हूँ कौन आता है खोज कर। नाम था काजी महमूद और तखल्लुस बहरी। नाम था काजी महमूद और तखल्लुस बहरी। एक मारूफ सूफी बुजुर्ग थे। मन लगन की मशहूर मसनवी है। इनमें तसव्वुफ के मज़ामीन दिलनशी हिकायतों की सूरत में बयान किए गए हैं। जो मन लगन है, ये इसमें मजमून कैसे हैं? तसव्वुफ के मज़ामीन हैं, बुजुर्गी की, सालिकीन की, और जो है कि नेक और हिदायत परस्तों के लिए इसमें बयान और हिकायतें हैं। जुबान बयान के एतबार से मन लगन बुलंद पाया मसनवी है। ठीक है, उसके बाद आगे इनकी दूसरी मसनवी भंग आबनामा, याद करिए, मतलब आपको याद है, लेकिन गैर मारूफ उसको याद करिए। भंग आबनामा भी मौजूद है। बहरी ने गजलें भी लिखी हैं जिनमें शगुफ्तगी, रवानी और बेसाख्ती पाई जाती है। ये बात खत्म हो गई। वर्ल्ड दखनी आप पढ़ चुके हैं, नहीं जाना उधर, चलिए, यहाँ तक ये बात मुकम्मल हुई। अब हम आएंगे फिर से, एक काम करते हैं, इस चीज को पढ़ाई देते हैं, फिर उस वीडियो को खोलेंगे, यानी हम गाइड निकाल कर भी इस चीज को खत्म कर लेते हैं जो चीजें रह गई हैं। बेहतर रहेगा ना, फिर पीछे लौट के हमें नहीं आना पड़े। मुझे लगता है बेहतर रहेगा। तो अभी जो पहले वाला है उसको जो है खत्म कर लें, क्योंकि मुख्तसर जानकारी दी ना उसमें, तो मुख्तसर जानकारी तो थोड़ी सी जानकारी बढ़ा लेते हैं, ध्यान देना है, बात भी करना है। तो वजह के बारे में पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा हम इधर प्ले स्टॉप कर लें पहले वाले का। आप लोग अपने से बनाइए, दोस्ती कीजिए किसी से, और ग्रुप में आप कभी भी पढ़ सकते हैं, पढ़ाई के लिए कभी मना नहीं किया। पिछला तो मैंने लगा भी दिया था कि सुबह शाम आप लोग मुज़ाकरा कीजिए, लेकिन नहीं, आप खुद से किसी को मैसेज कीजिए, जो बात फुर्सत नहीं हो किसी और कीजिए, जो और नहीं करे कोई और करे। आप अपने दोस्तों से मैसेज कीजिए कि हमें आपके साथ पढ़ना है, आपकी क्या राय है, तो यार तो अच्छी बात है। चलिए, तो निज़ाम बेदरी को हमने पढ़ा था, किस दौर में पढ़ा था? बहमनी दौर में। इनके बारे में तो पढ़ लिया था हमने। हाँ, कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैं बताता हूँ। कदमराव पढ़ चुके थे कि पहली किताब मसनवी की तारीख भी पढ़ चुके थे। अभी एक चीज़ उसमें शायद मौजूद नहीं थी, वह है इस पदमराव को मुरत्तिब किसने किया है, यानी मुरत्तिब कौन है या मुरत्तब किसने किया है।
और जो है कि इसको शाये कब किया गया। तो देखिए ये लाइन आपको याद कर लेनी है। कदमराव पदमराव का तारुफ सबसे पहले मजल्ला मारिफ में नसीरुद्दीन हाशमी ने कराया और उसका नाम भी तजवीज़ किया। यानी कदमराव पदमराव का नाम किसने दिया? नसीरुद्दीन हाशमी ने। और इन्होंने बताया कि पुराने ज़माने में एक किताब कदमराव पदमराव के नाम से भी उन्होंने तारुफ कराया, लोगों को बताया। इसी तरह कदमराव पदमराव को जमील जालमी ने तरतीब देकर एक तवील मुकदमे के साथ 1973 में शाये किया, अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची से। ये बात मालूम हो गई। नाम रखा था नसीरुद्दीन हाशमी ने, शाये किया जमील जालमी ने। अब एक इसमें आशार की तादाद क्या है? तो कह रहे हैं कि इसमें आशार की तादाद 1032 और 1033वां नामुकम्मल शेर है। ये आपको याद कर लेनी है। अब और चीज क्या याद करनी है कि किस मसनवी किस बहर में, कुछ चीजें आपको याद करने की जैसे बहर वगैरह हैं, इतनी आसानी से चीजें समझ नहीं आती हैं, बहुत टाइम इसमें खर्च करना पड़ेगा। अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है। आप क्या कीजिए, जो चीजें लिखी हुई हैं उसको रट डालिए, क्योंकि इम्तिहान सामने है अब। तो कदमराव पदमराव किस बहर में? बहर मुतकारिब मुसम्मन मखजूफुल आखर या मकसूरुल आखर, इसको आपको ध्यान में रखनी है, बहर मुतकारिब। ठीक है, इतनी बातें आपको याद करनी थी। कदमराव पदमराव ज्यादा कुछ भी नहीं है। कदमराव कौन था? हीरो था। कहाँ का? हीरानगर का। और पदमराव उसका वजीर था। और बाकी बुनियादी आपने पढ़ी थी कि उन्होंने औरत की जो बेवफाई पर लिखा था, लिखवाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में औरत को वफादारी की पता चला, तो इस पर ये मौजू बनाकर उन्होंने लिखवाया था। अच्छा, इसमें एक और होता है कदमराव पदमराव के अलावा एक और बड़ा अहम किरदार है, अखरनाथ जोगी। कौन होता है? अखरनाथ जोगी। आपको और आखिर में जब मामला खत्म होता है, किस्सा खत्म होता है, तो 6 महीने तक जश्न बनाने का सिलसिला जारी रहता है। ये कुछ आसान बिल्कुल जुबान में चीजें हैं, इसको आपको याद कर लेनी है। असदुल्लाह की पैदाइश वक्त आप पढ़ चुके हैं, गोलकंडा से कुतुब मुश्तरी। और अच्छा, आप ये भी देख लिया किसके ज़माने में थे, कितने बादशाहों की देखा था इन्होंने? 4 बादशाहों की हुकूमत को इन्होंने देखा। इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह। ठीक है। सबरस में वजही ने अपनी जुबान को क्या बताया? फारसी, उर्दू, भाषा, दक्कनी। जुबान हिंदुस्तान क्या बताया है? दक्कनी नहीं, इसी चीज को समझना है। ज़बाने हिंदुस्तान कहा जी, जुबान हिंदुस्तान, इसी को समझना है, इसको रट डालना है। वजही का मदह कौन था? तबाई था। तबाई खुद एक शायर था, लेकिन वजही के बारे में तारीफ करता था कि वजही को ज्यादा कमाल हासिल थे। ठीक है। अच्छा, तारीख तो पढ़ चुके हैं, कल इसी पर शायद बहस हो रही थी, 1018 या 1609, इसको आप याद कर लेनी है। कुतुब मुश्तरिक देख लीजिए, अगर नहीं पढ़ी थी आज पढ़ लीजिए। 1609 में लिखी गई गोलकंडा की पहली तबाजाद है। अगर ये पूछा जाए गोलकंडा की पहली तबाजाद मसनवी कौन सी है, तो कुतुब मुश्तरिक गोलकंडा यहीं से करीब है, हम 1-2 तो गए भी हैं। सबरस का है 1635 है 1045, ये आपको याद कर लेनी है। अच्छा, कह रहे हैं कि एक किताब है दीवान वजीह, इसको ध्यान में रखना है, इसका ताल्लुक भी वजीह से जोड़ा जाता है। अब कुतुब मुश्तरी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। कह रहे हैं कुतुब मुश्तरी 1609 में लिखी गई, ये बात तो खत्म हो चुकी है। इसके फरमाइश पर लिखी गई। सवाल ये बनता है, अभी आपको पढ़ाया तो उस किताब में कि उसमें बादशाह जो होता है कुल्ली कुतुब शाह, उसकी जो है कि इश्किया दास्तान लिखी गई है, इश्किया मसनवी लिखी गई है, इसका दास्तान। अब कुछ ये है, मिसाल के तौर पर ये देखिए कि कुल्ली कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई मसनवी तो मुश्तरी को सबसे पहले मुरतब किसने किया? सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक ने मुरतब किया। अब आप लोगों में से कोई एक आदमी ने इसकी तारीख यहाँ कमेंट कीजिए, कब मुरतब की? कीजिए, हमारे लिखने से पहले कीजिए। सही है, 1932 में। एक सवाल ये कि दरशरा शेर गोया तो उन्वान किस मसनवी में मिलता है? ये उन्वान को तो मुश्तरी में मिलता है। ठीक है। अच्छा, जो बातें मुल्ला वजही ने लिखी है कुतुब मुश्तरी में, क्या वह सच्चाई से ताल्लुक रखती है? तो कह रहे हैं कि कुतुब मुश्तरी में फर्जी दास्तान को बयान किया गया है, लेकिन हकीकी वाक़या इससे मुख्तलिफ है। 32 नहीं है, वो 32 नहीं है, 39 39 है। 32 में कौन था?
सबरस सबरस सबरस। से गलती हुई लिखने में, एहसास हो रहा था, लेकिन आप लोगों ने कोई रोका नहीं तो मैं भी उस तरह छोड़ के चल दिया आगे। सही किया बताया तो टोक दिया करें इस तरह, फौरन जहाँ गलती वहीं टोक दिया करें, जहाँ गलती वहीं टोक फौरन, बिला शुबा शुबा। चलिए अब देखिए हकीकी वाकया कुछ अलग है, जिसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई खास नहीं है। ये मक्का मस्जिद है जहाँ आजकल तो यहाँ गेस्ट भी आए में दुनिया भर के मतलब हसीनाओं को बुलाया गया है, मतलब खूबसूरत खूबसूरत हर मुल्क से कोई एक एक खूबसूरत लड़की हो औरत को या लड़की को बुलाया गया है, और यहाँ प्रोग्राम चल रहा है ये हैदराबाद में। 100 से ज़्यादा मालिक के आए हुए हैं सब, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, मैं फेसबुक पर देख रहा था। आपको मुश्तरी का खुलासा क्या है? अच्छा उसको नहीं पढ़ा के आप किरदार दिखा देते हैं, तहसील में आ जाए। चलिए एक सवाल ये बनता है कि कौन सी ऐसी मसनवी है जिसमें सितारा सैयारा को कितना बनाया गया है? कुतुब मुश्तरी, सितारे और सैयारे को बनाया गया है किसमें? कुतुब मुश्तरी में सितारे और सैयारे को ज़ोहरा और अतारिद को क्या बनाया गया है? किरदार बनाया गया है। ठीक है, दूसरी चीज ये कितने दिन में इन्होंने किताब लिखी है? किताब इन्होंने मुकम्मल किया 12 दिन में, तो किरदार भी 12 हैं और अयाम भी 12 थे। 12 दिनों में किताब लिखी और 12 किरदार भी है। ठीक है, हीरोइन है जो मसनवी में बंगाले की शहजादी है। मुश्तरी बंगाले से है, इसका ताल्लुक किससे है? तो बंगाले से है। और इसी तरह कहते हैं जोहरा। अब जोहरा कौन है? तो कहा कि जोहरा की तमसील दी जाती थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ से भी ज़्यादा आवाज़ इसकी अच्छी थी और बेहतर थी, जो मुश्तरी की बहन हुआ करती थी। ये आपको ध्यान रखना है कि जोहरा और मुश्तरी के दरमियान आपसी कौन सा रिश्ता था? आपसी रिश्ता कैसा था? तो बहन, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह मिर्री खान कौन है? तो हलब के बादशाह शाह सुल्तान के वजीर आजम असद खान का बेटा है। एक किताब में आपको भेज देता हूँ, और कुछ किताबें हैं जो आप अपने से इसको देख लीजिएगा और 2-3 मरतबा पढ़ लीजिए ताकि याद हो जाए आपको। इस तरह आखिर में देख लीजिए, मुश्तरी अतारिद के साथ अपने पसंद के सियाह घोड़े पर सवार होकर शहजादे से मिलने गई थी। इस पर गई थी, पसंद के घोड़े पर गई थी, सियाह घोड़े पर सवार होकर। आप लोग जानने की कोशिश नहीं कीजिएगा, लोगों को सवाल देता है, इस गाने में ये चीज़ें नहीं चलती हैं। समझ गए? अच्छा बता रहा हूँ, आजकल तो तमाशा कर रहे हैं सब, शादी ब्याह के मौके पर जो चीज़ें करने की वो करते नहीं, जो नहीं करने की उस पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अब हम लोग और पढ़ लेते, इब्न शाती को पढ़ा था ना, फुल वन खत्म कर लेते हैं। नाम पढ़ लिया तो वहाँ अशार की तादाद वहाँ नहीं लिखे हुए थे। अब यहाँ देखिए इसमें अशार कितने थे? 1744। कितने अशार हैं इसमें? 39 1744। अब एक चीज और देखिए, गोपी चंद नारायण के मुताबिक फूल बन अहमद हसन दबीर ईद रूसी की फारसी किस्सा बसातीन था और नाम नहीं लिखा हुआ था कि किसकी किताब है। अब याद रख लीजिएगा, अहमद हसन दबीर। अच्छा, नसीरुद्दीन हाशमी दक्कन में उर्दू, ये किताब इनकी है। मुहिउद्दीन कादरी जोहरी किताब अदब की तारीख, दक्कनी अदब की तारीख, और जमील जालवी की किताब का नाम है तारीख अदब उर्दू। तारीख अदब उर्दू। अब अभी अगर उर्दू जुबान की अदब और पढ़ना है, तारीख पढ़ना है, तो ये किताब जरूर पढ़िएगा। जमील जालवी की जो किताब है 5 जिल्द में है, कितनी जिल्द में? 5 या 4 इसी में है, तारीख अदब उर्दू, इसको पढ़िएगा, बहुत अहम है। और मौका मिले और उर्दू ताल्लुक से जानकारी चाहिए तो इस किताब को बना भी लीजिए। इन्होंने क्या इसका जो सन जिक्र किया है?
1366 मुताबिक 1655। एक चीज मालूम हो गई कि ये माखूज है बसातिनुल इंस से। बसातिनुल इंस के मुसन्निफ का नाम है अहमद हसन दबीर ईदरूसी और इसकी सन तसनीफ है 1655। और अब्दुल कादिर सरवरी के मुताबिक देख लीजिए 10 साल बढ़ जाएगा, यानी 1076 1076 हो जाएगा 1066 हो जाएगा ना, या 1065 हो जाएगा, 10 साल पीछे हो जाएगा। सैयद अहमद हुनर खान ने फुलबान के जवाब में कौन सी किताब लिखी? निया दर्पण। सवाल ये भी आ सकता है सीधे कि इसके जवाब में कौन सी किताब लिखी गई? तो निया दर्पण। किसने लिखी? सैयद अहमद हुनर ने। ठीक है। फूलबान में किस्से से किस्सा पैदा करने वाली दास्तानी रिवायत मिलती है। इसमें 39 सनाते हैं। ये कौन सी मसनवी जिसमें 39 सनाते इस्तेमाल की गई है? फूलबान। अपने किस्से से किस्से मुशाबा है, अलिफ लैला से ज्यादा मुशाबा है। फूलबान में उमन एक किस्सा दूसरे किस्सा एक बात खत्म होती है, दूसरी बात शुरू हो जाती है। मरकजी किस्से कितने हैं? 3 मरकजी किस्से हैं और 3 ज़िमनी किस्से हैं। इसको आप याद कर लेना है, या कुछ करना है। 3 मरकजी किस्से हैं, 3 ज़िमनी किस्से हैं। अच्छा, फूलबान में किस शायर का जिक्र आता है? किस शायर के बादशाह का जिक्र है? तो कंचन पटन। आपने क्या देखा है? दरवेश को। ये दो चीज आप जरूर याद कर लीजिएगा। नंबर 1, बादशाह का ताल्लुक कहाँ से? कंचन पटन से। दूसरी बात क्या है कि वो किसको देखता है ख्वाब में? दरवेश को। अच्छा, कंचन पटन शायर की खुसूसियत खासियत क्या थी? उस शायर की खासियत ये थी कि हर चीज सोने की होती थी, हर चीज सोने की होती थी। बता रहा हूं, उसको याद कर लीजिए। जी। अब यहाँ दरवेश का ताल्लुक किससे था? बादशाह का ताल्लुक तो कंचन पटन से था, दरवेश का ताल्लुक मुल्क खुरासान से था। मुल्क खुरासान का किसमें आता है? फूलबान में। कश्मीर का बादशाह, यानी एक वक्त में 2 बादशाह, जिसकी बारगाह में ऐसा गुल लाया जाता है जिस पर काला बुलबुल आशिक हो जाता है। बुलबुल खतन के सौदागर का बेटा था, गुल गुजरात की आबिद जाहिद की बेटी, जोगी जो बादशाह को नकल रूह का मंत्र सिखाता है, जोगी का रानी सतवंती जो बागदानी में मशहूर है, रानी सतवंती जो बागदानी में मशहूर है, समन मुल्क के बादशाह की बेटी और की महबूबा है। चीजों को आपको याद कर लेनी है, ठीक है। और इसकी विकट कहानी, विकट कहानी कल पढ़े थे क्या? कल, हाँ, विकट कहानी कल जिक्र आया था। 12 मासा इसी से शुरुआत हुई थी, इसको आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। इसे एक चीज देख लीजिए आप, इसमें 1626 1321 मसूद हुसैन खान के मुताबिक, और इसी से पहला मुस्नद इशारा कहाँ मिलता है? 13 मासा। पहला मुस्नद इशारा अकरम रोहतकी के कुतुबी के 13 मासा मिलता है। ये आप एक चीज याद कीजिए, आप हिंदी महीने याद कर लीजिएगा। किसी को याद है? आप में से कोई याद है? सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, और ये याद कर लीजिएगा, पूछ लेते हैं। सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। यहाँ से सवाल कभी कभी बन जाते हैं, पहला महीना कौन है, या दूसरा महीना कौन है, या तीसरा महीना कौन है, या आखिर का महीना कौन है, 12वां महीना कौन था? तो आषाढ़। हुसैन खान ने इसको तरतीब दिया, इनके बारे में ज्यादा जो है इस बार भी आया था। अच्छा, तो इस जो है कि उन्हीं के अकवाल ज्यादा रहेंगे, देख लीजिए। मसूद हुसैन खान कहते हैं कि विकट कहानी को उर्दू शायरी का पहला मुस्नद नमूना करार दिया है। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला मुस्नद नमूना विकट कहानी किसने करार दिया है? मसूद हुसैन खान। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा देख लीजिए, कॉल में छोड़ रहा हूँ, आपको देख लीजिएगा। लिसानी नुक्ते नज़र से 17वीं सदी के अवाखिर की सबसे अहम तसनीफ मोहम्मद अफजल की विकट कहानी है। 17वीं सदी की सबसे अफजल
कहानी। अच्छा, इस किताब में उन्होंने कहा है मसूद हुसैन खान ने कि इसमें हिंदुस्तानी रिवायत और खुसरू की रेख्ता गोई के तजर्बे मिलते हैं। विकट कहानी का कहा, हिंदुस्तानी रिवायत मिलते हैं और खुसरू की रेख्ता गोई के तजर्बे भी मिलते हैं। अच्छा, विकट कहानी का हम है कि जदीद उर्दू का पहला अदबी और लिसानी नक्श किसको करार दिया गया है? उर्दू का पहला अदबी और लिसानी नक्श विकट कहानी को करार दिया गया है। और देख लीजिए, इज़हार इश्क और तखातुब औरत की जानिब से होता है और मर्द की हैसियत खुद खामोशी सी है। ये बात खलील अहमद बैग ने कही है। काफी है, फिर आगे को पढ़ने की कोशिश करेंगे जो उस किताब में है वहां से। कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए, किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ